एक सपना डॉक्टर बनने का, एक शहर पटना, हाँ। और एक ऐसी रात जिसने एक 18 साल की लड़की की जिंदगी और उसके परिवार के सपनों को मतलब हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम दिए गए सोर्सेज के आधार पर पटना हॉस्टल कांड की उस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। बिल्कुल। और हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक संदिग्ध मौत की खबर न्याय के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में कैसे बदल गई। हाँ, तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। इस कहानी में जो बात शुरू से ही ध्यान खींचती है, हाँ। वो है इसका विरोधाभास। विरोधाभास किस तरह का? मतलब पुलिस का शुरुआती बयान इसे एक दिशा देता है, आत्महत्या की। हाँ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो फोरेंसिक सबूत सामने आए, वे एक बिल्कुल अलग और भयानक कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे। अच्छा। और यहीं से इस केस ने वो मोड़ लिया जहां से शक, सवाल और गुस्सा तीनों एक साथ पैदा हुए। तो चलिए फिर शुरू से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये लड़की कौन थी। सोर्स के मुताबिक वो करीब 18 साल की थी। बिहार के ही एक दूसरे शहर से डॉक्टर बनने का सपना लेके पटना आई थी। नीट की तैयारी कर रही थी। हाँ, नीट की तैयारी कर रही थी और एक प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी। मतलब उन लाखों युवाओं में से एक जो बेहतर भविष्य के लिए अपना घर छोड़ते हैं। बिल्कुल। और फिर वो दिन आया, उसे हॉस्टल के कमरे में बेहोशी की हालत में पाया गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पहली नजर में ये किसी भी परिवार के लिए एक दिल तोड़ने वाली बहुत ही दुखद घटना लगती है। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर पुलिस की पहली प्रतिक्रिया सामने आती है, जो इस केस की सबसे विवादास्पद कड़ी बनी। अच्छा। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, शुरुआती बयान में इसे आत्महत्या का संभावित मामला बताया गया है। किसी भी जांच में शुरुआती कुछ घंटे, जिसे गोल्डन आवर कहते हैं, वो सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। सही बात है। और अगर उसी गोल्डन आवर में जांच की दिशा गलत तय कर दी जाए, तो सबूतों के मतलब उनके खोने या नजरअंदाज होने का खतरा इतना बढ़ जाता है कि केस को वापस सही रास्ते पर लाना मुश्किल हो जाता है, लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन एक मिनट, पुलिस ने पहली नजर में इसे आत्महत्या क्यों माना? क्या कोई सुसाइड नोट मिला था या कोई और वजह? सोर्स में ऐसी किसी चीज का जिक्र नहीं है, और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अक्सर ऐसे मामलों में पुलिस एक प्रक्रिया के तहत काम करती है, लेकिन कभी-कभी जल्दबाजी या पहली नजर में जो दिखता है उसी को सच मान लेने की वजह से ऐसी गलतियां होती हैं। मतलब एक तरह का कंफर्मेशन बायस। एग्जैक्टली। जब आप पहली थ्योरी आत्महत्या की बना लेते हैं, तो आपका दिमाग और आपकी जांच दोनों उसी दिशा में सबूत ढूंढने लगते हैं। आप बाकी संभावनाओं को देखने से चूक जाते हैं। और परिवार तो शुरू से ही इस थ्योरी को नकार रहा था। हाँ। सोर्स में साफ लिखा है कि परिवार का कहना था कि उनकी बेटी ऐसा कदम उठा ही नहीं सकती। कमरे की हालत और बाकी चीजें भी आत्महत्या की कहानी से मेल नहीं खा रही थी। तो यहीं से शक गहराना शुरू हुआ कि जो दिखाया जा रहा है सच शायद उससे कहीं ज्यादा जटिल और डरावना है। और फिर आती है FSL यानी फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हाँ। और इसने आके पूरी कहानी को 180 डिग्री पर घुमा दिया। यहां से शक यकीन में बदलने लगा। ये इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा मोड़ जहां अटकलें खत्म हुई और विज्ञान ने बोलना शुरू किया। रिपोर्ट के खुलासे तो दहला देने वाले थे। सोर्स के अनुसार लड़की के कपड़ों पर यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल असॉल्ट के साफ संकेत पाए गए। और जो सबसे चौंकाने वाला सबूत था, वो था कपड़ों पर स्पर्म या सेमेन के निशानों का मिलना। ये सुनना ही इतना परेशान करने वाला है। बिल्कुल। मतलब जो कहानी आत्महत्या की बताई जा रही थी, उसके पीछे इतनी भयानक सच्चाई छुपी थी। हाँ, और वैज्ञानिक नजरिए से ये सबूत तो एक स्मोकिंग गन की तरह है ना? बिल्कुल, स्मोकिंग गन। इसका मतलब है कि अब ये किसी की राय या थ्योरी का मामला नहीं रहा। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। इसने तो आत्महत्या की कहानी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पूरी तरह से। और इस मामले को भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं जैसे कि बलात्कार और हत्या के दायरे में ला खड़ा किया। अब ये सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं था, बल्कि एक जघन्य अपराध था। पर पुलिस की शुरुआती थ्योरी और फोरेंसिक सबूतों में इतना बड़ा अंतर, ये कैसे हो सकता है? ये सवाल तो किसी के भी मन में आएगा। और यही सवाल उस वक्त पूरे सिस्टम से पूछा जा रहा था। ये इस जरूरी सवाल को भी जन्म देता है कि शुरुआती जांच में इन पहलुओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्या सबूतों को ठीक से इकट्ठा नहीं किया गया? या उन्हें देखने में कोई बड़ी चूक हुई? ये एक ऐसी खामी की तरफ इशारा करता है जो सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि एक गंभीर गैर जिम्मेदारी है। तो जब इतना बड़ा और अकाट्य सबूत सामने आया,
तब पुलिस में क्या किया? जाहिर है अब तो जांच की दिशा पूरी तरह बदलनी ही थी। बिल्कुल। अब पुलिस पर चौतरफा दबाव था, परिवार का, मीडिया का और सड़कों पर उतर आए लोगों का। सोर्स बताता है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के डीएनए सैंपल लिए ताकि कपड़ों पर मिले सैंपल से उनका मिलान किया जा सके। और ये इस केस को सुलझाने के लिए सबसे अहम वैज्ञानिक कड़ी है। हाँ, सबसे अहम। और इसके साथ ही हॉस्टल के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सोर्स में ये भी जिक्र है कि उसकी जमानत अर्जी भी खारिज हो गई, जो दिखाता है कि अदालत भी इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही थी। हाँ, और हॉस्टल मालिक की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, ये एक सांकेतिक कदम है। अच्छा, वो कैसे? ये सीधी तौर पर उन हजारों प्राइवेट हॉस्टलों की सुरक्षा और जिम्मेदारी पर सवाल उठाता है जहां दूसरे शहरों से आए छात्र छात्राएं अपने माँ बाप का भरोसा लेकर रहते हैं। मतलब आप कह रही हैं कि इसका संदेश साफ है, आप सिर्फ कमरे किराए पर नहीं दे सकते, आपको वहां रहने वालों की सुरक्षा की गारंटी भी लेनी होगी। ये एक तरह से पूरे प्राइवेट हॉस्टल सिस्टम की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश है। बिल्कुल। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि शुरुआती जांच में लापरवाही के आरोप में कुछ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा, ये भी हुआ था? हाँ, और पुलिस अधिकारियों का सस्पेंड होना सिर्फ एक डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं है, ये प्रशासन का एक तरह से कबूलनामा है कि हाँ, हमसे शुरुआती जांच में गलती हुई। इस कदम ने परिवार और जनता के उस शक को और बल दिया कि मामले को शुरू में दबाने या हल्के में लेने की कोशिश की गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये केस अब सिर्फ एक लड़की या उसके परिवार का नहीं रहा, ये एक सार्वजनिक मुद्दा बन चुका था। बिल्कुल। सोर्स में उसके परिवार का बयान साथ है और वो दिल चीर देने वाला है। वे कहते हैं, हमारी बेटी की हत्या हुई है, उसे न्याय चाहिए। ये एक परिवार की न्याय की गुहार थी जो पूरे देश में गूंजने लगी। इसके बाद जो हुआ वो दिखाता है कि ये मामला लोगों के दिलों में कितने गहराई तक उतर गया था। हाँ, छात्र संगठन सड़कों पर उतर आए, सामाजिक कार्यकर्ता आवाज उठाने लगे और यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियां भी इस मामले में कूद पड़ी। पटना से लेके दिल्ली तक हर जगह बस एक ही मांग थी, निष्पक्ष जांच और दोषियों को फांसी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिर यही मामला देश भर में इतना बड़ा क्यों बन गया। मतलब हर दिन कई दुखद घटनाएं होती हैं, लेकिन कुछ ही होती हैं जो एक आंदोलन का रूप ले लेती हैं। सही सवाल है। जैसा कि सोर्स इशारा करता है, ये सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, ये समाज की कुछ बहुत गहरी और बेचैन करने वाली चिंताओं को छूता है। कौन सी चिंताएं? ये चिंताएं कई परतों में हैं। पहली और सबसे बड़ी, प्राइवेट हॉस्टलों में छात्राओं की सुरक्षा का सवाल। हाँ। लाखों माँ बाप अपने बच्चों को, खासकर बेटियों को, पढ़ने के लिए दूसरा शहरों में भेजते हैं। वो ऐसा इस भरोसे के साथ करते हैं कि जहाँ उनका बच्चा रह रहा है वो जगह सुरक्षित होगी। और ये घटना उस भरोसे को जड़ से हिला देती है। बिल्कुल, ये हर उस माँ बाप का डर है जो अपने बच्चे से दूर है। और दूसरी चिंता शायद पुलिस की जांच की विश्वसनीयता से जुड़ी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर न्याय देने वाली एजेंसी की शुरुआती जांच ही गलत दिशा में हो तो आम आदमी न्याय की उम्मीद कैसे करेगा? सही बात है। ये घटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। और तीसरी और सबसे बड़ी चिंता है पूरे सिस्टम की जवाबदेही का सवाल। मतलब जब कुछ गलत होता है तो जिम्मेदार कौन है और उस जिम्मेदारी को कैसे तय किया जाएगा? ये मामला इन सभी सवालों का प्रतीक बन गया। इसीलिए ये सिर्फ एक केस नहीं, एक आंदोलन बन गया। तो इतने विरोध, जांच और गिरफ्तारियों के बाद आज ये मामला कहाँ खड़ा है? क्या हम न्याय के करीब पहुंचे हैं? सोर्स के मुताबिक केस की जांच अभी भी जारी है, मामला अभी किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा है और कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है। तो अभी सबसे अहम क्या है? मतलब किस चीज का इंतजार हो रहा है? अब 2 चीजें सबसे अहम हैं। पहली, डीएनए रिपोर्ट के नतीजे। अच्छा। ये वैज्ञानिक सबूत तय करेगा कि कपड़ों पर मिले सैंपल उन 6 लोगों में से किसी से मेल खाते हैं या नहीं, जिनकी जांच हो रही है। ये इस केस का सबसे मजबूत स्तंभ हो सकता है। हाँ, जो सीधे सीधे दोषियों की पहचान कर सकता है। और दूसरी है अदालत का फैसला। पूरे देश की नजरें इस पर टिकी हैं, क्योंकि इस केस का नतीजा भविष्य के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। बिल्कुल, ये तय करेगा कि इस तरह के मामलों में संस्थानों की और प्रशासन की जवाबदेही कैसे तय की जाएगी। तो एक लड़की के आत्महत्या के संदिग्ध मामले से शुरू हुई कहानी एक ऐसे आपराधिक मामले में बदल गई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सोर्स की ये लाइनें दिल को छू जाती हैं। एक बेटी पढ़ने गई थी, माँ बाप ने सपने भेजे थे, लेकिन लौटी सिर्फ खामोशी। बहुत ही मार्मिक है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उन हजारों परिवारों के डर और सपनों का आईना है
जो अपने बच्चों को एक बेहतर कल के लिए खुद से दूर भेजते हैं। बिल्कुल। और अंत में सोर्स इस मामले को एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी थी, क्योंकि वो तो जांच और अदालत में सामने आ ही जाएगा। असली सवाल ये है कि क्या उसे इंसाफ मिलेगा। और ये सवाल हमें सिर्फ दोषियों को सजा दिलाने से आगे ले जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां न्याय सुनिश्चित हो। इंसाफ का मतलब सिर्फ सजा नहीं, इंसाफ का मतलब ये भी है कि ऐसा दोबारा किसी और के साथ ना हो। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे जहन में अटक जाता है। बताइए। इस पूरे मामले की जांच और इसका नतीजा भविष्य में हॉस्टल और पीजी जैसी जगहों पर सुरक्षा के मानकों को कैसे प्रभावित कर सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और क्या सिर्फ कुछ नए नियम बना देना ही काफी होगा, या उन्हें जमीन पर सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी पर भी लगातार और गहरी नजर रखने की जरूरत है?